एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मिथिला एसोसिएशन के स्मार्ट क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लासेस में हम पार्टनरशिप का बेसिक लेक्चर आप सभी को दिया था। आप सभी देखे होंगे। उस बेसिक लेक्चर में मैंने थोड़ा सा बेसिक लेक्चर लॉन्ग हो गया था। एक्चुअली मुझसे बहुत सारी बातों को मैंने डिस्कशन किया था, लेकिन आज मैं उन बातों को एक समरी के रूप में छोटा सा क्लू बताऊँगा कि हम लोग पार्टनरशिप में क्लास 12th में हम लोग क्या देखते हैं। तो फाइनलाइजेशन यानी पार्टनरशिप को 3 स्टेज में पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्या पढ़ते हैं? फाइनलाइजेशन, फिर पढ़ते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा क्या पढ़ते हैं? डिसोल्यूशन। बस इन 3 बातों को पढ़ना है हम लोगों का पार्टनरशिप 12th में, बस इतना ही है। यानी पार्टनरशिप का ओवरऑल सिलेबस को 3 बातों से हम लोग समझ सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो आप लोग चैप्टर का नाम लेने लगते हो। चैप्टर का नाम याद रखना है, हमें किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, लेकिन मेनली अगर कहा जाए इस तरीके से स्टैंडर्ड वे में बोलोगे किसी के पास तो वो सब अच्छा समझेगा आपको। क्या बताओगे कि पार्टनरशिप को हम 3 तरीके से 3 स्टेज में पढ़ते हैं। पहला फाइनलाइजेशन, दूसरा पढ़ते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी पुनर्गठन कहते हैं, और तीसरा क्या पढ़ते हैं? डिसोल्यूशन यानी पार्टनरशिप फॉर्म का समापन। तो आज हम फाइनलाइजेशन को देखेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप का बेसिक लेक्चर दिया था। पार्टनरशिप होता क्या है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, इन बातों को मैंने बताया था, है ना। प्रीवियस लेक्चर को में जाकर के आप देख सकते हैं। आइए आज हम बताते हैं कि फाइनलाइजेशन के अंतर्गत पार्टनरशिप का जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है वो आखिर कहाँ से हम लोग सीखेंगे, और 12th में हमें क्या करना आवश्यक है, क्या सीखना जरूरी है। आप सभी सोल ट्रेड कंसर्न में देखा होगा, सोल ट्रेड कंसर्न यानी एकाकी व्यापार के बारे में क्लास 11th में, कि उनका जो अकाउंटिंग सिस्टम था, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग जो था उनका, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग को देख रखा था। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन को मैंने देखा। क्लासिफिकेशन में क्या होता था? रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का क्या होता था, वहाँ पे क्लासीफाई किए जाते थे उनके नेचर के आधार पे, उनके यानी किस नेचर के हैं वो, और उसके बाद उसका पोस्टिंग करने के बाद फिर बैलेंसिंग किया जाता था। तो आप सभी सोल ट्रेड कंसर्न के दौरान ही रिकॉर्डिंग सीख चुका है, जिसके अंतर्गत जर्नल और सब्सिडरी बुक होता है। क्लासिफिकेशन जिसके अंदर लेजर बनाया जाता है, यानी जर्नल लेजर तो आपको आ गया। रही बात अब सब्सिडियरी बुक कहाँ आता है, तो वो भी रिकॉर्डिंग के अंतर्गत, लेकिन सब्सिडियरी बुक जो बनाया जाता है वो आपका सोल ट्रेड कंसर्न में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर साझेदारी कंसर्न भी सब्सिडियरी बुक तैयार कर सकती है। जिस तरीके से एकाकी व्यवसाय में जर्नल तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ साझेदारी भी जर्नल तैयार करती है। उन दोनों के सहायता से जिस तरह सोल ट्रेड व्यापार क्या बनाती है, लेजर तैयार करती है, ठीक उसी प्रकार साझेदारी कंसर्न भी क्या करती है, उसी से लेजर तैयार करती है। उस लेजर से ट्रायल बैलेंस तैयार करती है, यानी समराइजेशन के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस तैयार करती है। और ट्रायल बैलेंस की सहायता से आप लोग जानते हैं क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, वो भी समराइजेशन के अंतर्गत है, जिसके अंदर 2 स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। तो हमने एकाकी व्यापार में क्लास 11th में देखा था क्या, कि इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या सब बनाते हैं, बताइए। पहला बनाते हो क्या चीज़, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, है ना। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ साझेदारी व्यवसाय जो होती है वो क्या बनाती है, तो वही ट्रायल बैलेंस के सहायता से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगी ही, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी ही, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए, है ना, जीपी और जानते हैं जीएल हम जानते हैं। यहाँ पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चल जाता है, उसी के सहायता से हम लोग क्या तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन सोल ट्रेड कंसर्न में क्या होता था ना, कि प्रॉफिट या लॉस किसी एक साझेदार का होता था। मैं एकदम बेसिक से बात समझाने जा रहा हूँ, अब हम लोग आ जाएंगे अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सोल ट्रेड कंसर्न में क्या होता था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता था, जो भी प्रॉफिट या लॉस आता था वो किसी एक पार्टनर का होता था। तो हम लोग प्रॉफिट या लॉस अकाउंट के बाद क्या बना लेते थे, बैलेंस शीट, और उस प्रॉफिट या लॉस को क्या करते थे, कैपिटल में जाकर के बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में एडजस्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ साझेदारी में क्या प्रॉफिट किसी एक आदमी का होगा क्या, यानी जितने सारे साझेदार, 2 ही नहीं कहेंगे हम लोग, मिनिमम साझेदार 2 होते हैं। बैंकिंग कंडीशन में मैक्सिमम 10 पार्टनर्स हो सकता है। बैंकिंग को छोड़कर अगर मतलब और भी कोई ऑर्डिनरी कंसर्न, अदर कोई कंसर्न है साझेदारी वो पार्टनरशिप, तो मैक्सिमम कितना उसमें हो सकता है, 20 हो सकता है। ठीक है, ये कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी से। तो हमें बताइए क्या यहाँ का प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा साझेदारी फॉर्म में, क्या किसी एक का प्रॉफिट, क्या है किसी एक साझेदार का प्रॉफिट, नहीं। तो अब इसे प्रॉफिट को बांटना है ना साझेदार के बीच, जितने साझेदार होंगे, 4 हो 5 हो, आपको अकाउंटिंग से आपको बुक में देखने को मिलेगा 3 से 4 पार्टनर का लेखा करना, मैक्सिमम 4 पार्टनर। एग्जाम में भी 3 से 4 पार्टनर से ज़्यादा का लेखा करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि समझते हैं आप कैलकुलेशन बढ़ जाता है, उतना कॉपी में स्पेस भी नहीं होता है। अगर 3 से 4 पार्टनर का लेखा करना आप सीख गए तो 18 पार्टनर क्यों ना रहे, 19-20 क्यों ना रहे, आप कर सकते हैं आसानी से।
लेकिन हम आज जानेंगे क्या है हाँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट को साझेदार के बीच कैसे बांटते हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद क्या तैयार किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यह होता क्या, सबसे पहले जान लेते हैं इस अकाउंट को कहते किसे हैं। तो यह भी एक क्या है, लाभ हानि खाते के समान तैयार किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपस में क्या होते हैं, दोनों एक समान होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सभी साझेदारों के बीच लाभों का बंटवारा करना। तो आइए कैसे किया जाता है देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान ही होता है, ठीक है, ध्यान से देखोगे और जहाँ प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और यूट्यूब वाले सभी कमेंट कर लीजिए, जहाँ समझ में नहीं आया मैं फिर दोबारा से लेक्चर देके उस बात को क्लियर करूँगा आप सभी के बीच। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। नीचे यहाँ भी क्या लिखोगे, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट होगा 31 मार्च चाहे फिनेंशियल ईयर हो चाहे कैलेंडर ईयर हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 11th में क्लासेस नहीं लेते, उनको थोड़ी बहुत परेशानी होगी, बट समझिएगा लेजर का फॉर्मेट है ये। इसी तरीके से फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट सबका फॉर्मेट होता है। चलिए तो अब देखेंगे जीपी जो आता था वो कहाँ आता था बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में। उस जीपी को क्या करते थे आप लोग, डेबिट साइड आता था ना, होता था क्रेडिट बैलेंस, वो जीपी होता था उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाते थे ना। लेकिन जब आपको नेट प्रॉफिट आता था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, नेट प्रॉफिट को क्या करते थे, कैपिटल में एडजस्ट करते थे, क्योंकि किसी एक साझेदार को उस पर अधिकार होता था, सॉरी किसी एक मतलब सोल्डेड कंसर्न में किसी एक व्यक्ति का जो उसके मालिक होते थे, है ना। लेकिन वहाँ उस प्रॉफिट को क्या करोगे, जिस तरह से जीपी को दे देते थे क्रेडिट साइड में, ठीक इसी प्रकार नेट प्रॉफिट को किधर दिखाओगे, सबसे पहले क्रेडिट साइड में। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को, तो बाय नेट प्रॉफिट, हाँ बता देते हैं पहले। तो नेट प्रॉफिट मान लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन गिवन है कि अमित तथा विजय ने 1 जनवरी 2010 को साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। 2 आदमी साझेदारी हो गया, कह भी रहा आपको प्रश्न। उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख तथा 1,50,000 थी, यानी अमित ने लगाया 2 लाख और विजय ने लगाया कितना, तो 1,50,000। साझेदारी संलेख की बातें निम्न है। हम इस बात को बेसिक लेक्चर में बताया था कि साझेदारी फर्म में हर एक बात, जब भी समझिए कि 2 3 4 5 लोग मिलकर व्यापार चलाएंगे, 20 आदमी तो व्यापार चलाएंगे, तो सबका बात क्या होगा, सब अपने अपने तरीका से बोलेगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, आपस में क्या हो जाएगी, फिर झगड़ा होगी अक्सर। इसलिए सभी के बातों को एक पेज में, एक कह सकते हैं फॉर्मेट सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है, उसी का नाम कहते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड। अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, बिहार बोर्ड वाले बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि लाभ हानि नियोजन खाता से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर बुक्स में पड़ेगा। जिसके पास जिस किसी भी राइटर का बुक हो पढ़िए उसको। एक तो लॉकडाउन में ना बुक मिल पा रहा है, बहुत बच्चे सारे बच्चे को क्या समझते हैं आपको, कई सारे मतलब स्टेशनरी दुकान से भी आजकल क्लोज रह रही है क्योंकि लॉकडाउन में, उसका गाइडलाइन जो भी हो। पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये भी आप याद कर लोगे कि एक ऐसा लिखित प्रपत्र जिसमें साझेदारी व्यवसाय के नियमों एवं उपनियमों का वर्णन हो, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो वही साझेदारी संलेख की बात कह रहे हैं यहाँ पे कि साझेदारी संलेख में पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। हमें बताइए पूंजी पे 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रॉफिट को तो दिखाई दोगे, उसके साथ साथ पार्टनर को दी जाने वाली, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान सुनना, पार्टनर को दी जाने वाली सभी प्रकार के व्यय, पार्टनर्स को प्रति जितना भी खर्च होता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, पार्टनर की सैलरी हो, पार्टनर की कमीशन हो, नॉमिनल अकाउंट है ये, और डेबिट टू एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन पार्टनर से मिलने वाली पैसे कौन सा, जब वो आहरण क्या रहता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसको किधर दिखाओगे, क्रेडिट साइड में। आइए क्वेश्चन में स्टेप बाय चलते हैं हम लोग। दे रखा था पहले पूंजी पे 10% वार्षिक दर से ब्याज, किधर दिखाओगे, हाँ डेबिट साइड में। क्यों दिखाओगे, जर्नलिटी क्या होता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। दूसरी बात कर ले, अमित को 2,000 प्रतिमास वेतन तथा विजय को 3,000 रुपये प्रतिमास वेतन जाएगा। प्रतिमास लगा हुआ है, इच मंथ, हाँ तो 12 से गुना कर दोगे पूरे साल का हो जाएगा, क्योंकि वर्ष के अंत में बनाते हैं ना हम लोग
हाँ, इसलिए याद रखो। तीसरी बात ये करवा चुके हैं आप सभी को, मैं यूट्यूब पे आप लोग को फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। लाभों को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। प्रॉफिट को कैसे 3:2 में, यानी यहाँ जो प्रॉफिट आएगा ना, जो दो आदमी का, क्योंकि अमित और विजय दो साझेदार दोनों के बीच, कैसे बांटे जाएंगे 3:2 में। आगे की बात कर लें कि 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त समायोजन करने से पहले फर्म को कितना लाभ हुआ था? 2,16,000। तो हमें बताइए 2,16,000 किधर दिखाओगे? हाँ, नेट प्रॉफिट यही था आपका, बाय नेट प्रॉफिट 2,16,000। ये आप नेट प्रॉफिट को सबसे पहले इधर दिखा दोगे। अब कह रहा था पहला क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है? अमित और विजय। आप सभी एग्जाम में क्वेश्चन जो बनाओगे लास्ट में क्या करोगे? नीचे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या लिखोगे? कैलकुलेशन वाली बातें सब कर लोगे। जैसे यहाँ कह रहा था कितना 10% के हिसाब से, तो हमें बताओ कि अगर 2 लाख की पूंजी है अमित का, यहाँ लिख दोगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए, पहला अमित की बात कर लें। 2 लाख रुपया पूंजी लगाया था, 10% के हिसाब से कितना? जब इसको आ जाए फिर भी करके दिखा दोगे। अच्छा 2 लाख था ना रे। तो कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल। बताइए 20,000 रुपये किसका? अमित का। विजय का कितना हो जाएगा? विजय 1.5 लाख रुपया लगाया था, बताइए 1,50,000। इसका भी 10%, 10/100। हाँ बिल्कुल, कितना हो जाएगा? 1 0 कट गया, 15,000। तो बताइए कितना हो गया? ये मैंने करके इसलिए दिखाया ताकि यूट्यूबर्स को, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा वीक परसेंटेज निकालना भी कई सारे बच्चों को परेशानी होती है, तो उन बच्चों को दिक्कतें नहीं होगी। 35,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में गया। नेक्स्ट क्या कह रहा था? अमित को 2,000 प्रति मास और विजय को 3,000 प्रति मास वेतन दिया जाएगा। तो ये आप एवरी मंथ, तो पूरे ईयर का कितना होगा? तो अगर बताइए 2,000 ईच मंथ कह रहा है, तो 12 मंथ में कितना? 24,000। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाता है? एग्जाम में आपको अक्सर बनाने नहीं बोलेगा, तो अक्सर हर साल जर्नल एंट्री करने बोलता है कि जिसको जर्नल एंट्री आ जाएगा वो आराम से पोस्टिंग कर सकता है। तो हमें बताओ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? जर्नल एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी। तो क्या हो जाएगा? टू पार्टनर सैलरी। क्या क्या नाम है? वही अमित और विजय दोनों को दिया जा रहा है। और विजय बताइए कितना कितना? तो 2,000 पर मंथ था ना इसका। हाँ, तो 2,000 × 12 कर दीजिए ब्रैकेट में। 24,000 रुपये इनका हो गया। इनको कितना मिल रहा था? 3,000। कितना हो गया बताओ? 60,000। नेक्स्ट बताइए, उसके बाद कह रहा है क्या? लाभों को 3:2 के अनुपात में विभाजित किए जाएंगे। और नीचे कह रहा था कि आहरण पर ब्याज अमित का 2,200 तथा विजय का 2,500। यानी आहरण पे ब्याज का लेखा कह रहा है कि ब्याज का इतना है उनका, यानी आहरण उन्होंने किया था इसीलिए ना। तो आहरण पे ब्याज आपको क्या मिलेगा? फर्म से, पार्टनर से क्या होता है? फर्म को मिलता है ना। जैसे मालिक के पूंजी पे ब्याज व्यय होता है, खर्चा होता है, तो अगर मालिक आहरण करेगी तो उस पर ब्याज जो मिलेगा वो फर्म के लिए क्या होगा? इनकम होगा। तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दोनों दे रहा है, अमित और विजय। बताइए कितना कितना अमाउंट है? अमित का है आपका 2,200 और इसका विजय का कह रहा है 2,500। ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 00527 2 4 4,700। अब एक भी क्लू नहीं है गिवन यहाँ पे। कमीशन होता है, कमीशन मैनेजर कमीशन, यानी जितनी किसी की बात आज मैं बेसिक, हाँ सबको दिखाते। आज मैंने बेसिक क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों ऐसे आ गया, निकाल के क्यों दिया है? अब इंटरेस्ट ऑन, अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की बहुत सारे तरीकों को बताऊंगा। उस पर 12 मंथ्स का अगर इंटरेस्ट करे, एवरी मंथ के बिगिनिंग में, एवरी मंथ के मिडिल में, एवरी मंथ के एंड में,
चाहे वो 9 मंथ सिस्टम रखे, चाहे वो 6 मंथ का सिस्टम रखे, चाहे वो 3 मंथ, चाहे वो क्वार्टरली, बहुत सारे कंडीशन होते हैं। सीखना आसान है, मैं भी उस चीज़ को बताऊंगा यहाँ पे यूट्यूब वाले बच्चे को भी, क्योंकि अभी तो समझते हैं आप लोग क्लासेस कहीं चल नहीं रही है तो सभी को पढ़ना पड़ेगा घर बैठे ही। लेकिन ये बताऊंगा। लेकिन इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, तो कैपिटल की भी 2 दशा होती है ना, फिक्स्ड कंडीशन और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में 2 कैपिटल बनाए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में 1 ही बनता है। वो कैसे तैयार किए जाएंगे अगली वीडियो में, फिलहाल इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो बताइए किससे ज़्यादा है बैलेंस करना, तो आप लोग को आता है, बताओ। ज़्यादा क्रेडिट साइड है, तो बताइए कितना इधर हो गया। फर्स्ट डिजिट में देखिए 0, नेक्स्ट भी 0, 7 6 4 0 10 कैरी 1 1 1 2 2,20,700। इधर भी लिख दो 2,20,700। बैलेंस कर लीजिए। फर्स्ट डिजिट में 0 आपका हो गया, नेक्स्ट डिजिट में क्या होगा, फिर से 0, थर्ड वाले में देखिए 7 है यहाँ पे, तो क्या लिखोगे 7 5। अब 5 में कितना ऐड करोगे, यहाँ पे 0 हो जाए तो 5 5 10 कैरी 1 3 1 4 6 और 4 कितना 10 10 में कितना ऐड करोगे, यहाँ 2 हो जाए 10 2 12 कैरी 1 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, यानी 1,25,700। ये क्या है, ये है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले प्रॉफिट किसके बीच, जो पार्टनर है फर्म में। तो बताओ रेशियो क्या है इसको बांटने का, तो रेशियो कह रहा था यहाँ पे 3:2। अगर साझेदारी संलेख में साझेदारों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने वाले प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया है तो कैसे बांटते हैं, इक्वल बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, इक्वल बांटते हैं, क्योंकि इसके लिए आप सभी को बताया था मैंने कि साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 13 यानी सेक्शन 13 सी के अनुसार, नहीं सेक्शन 13 सी में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बताया था मैंने सेक्शन डी के अनुसार, सेक्शन 13 डी के अनुसार कि क्या बताया जाता है उसमें, सेक्शन 13 डी के हम लोग अपोजिट करके बोले थे याद करने के लिए। डी को अगर अपोजिट करोगे तो क्या दिखता है, पी, या पी से क्या याद रखोगे, प्रॉफिट। मैं बताऊंगा सेक्शन के बारे में। सेक्शन 13 सी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होती है, सेक्शन 13 डी में इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है, सेक्शन 13 ए में अगर किसी साझेदार को सैलरी की बात नहीं गिवन रहेगी तो किसी को सैलरी नहीं दी जाती है। मैं हर एक बात बताऊंगा। चलो फिलहाल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3:1 में। तो बताइए वर्किंग नोट में ही करोगे कि 1,25,700 प्रॉफिट आया, इसको अगर बांटना है हमको 3:2 में तो कैसे बांटेंगे, 3 और 2 को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, यानी 3:5 3:2 ही था ना, कन्फर्म। हाँ 5 से डिवाइड कर दिए, बताइए कितना होगा, 5 दूनी 10 2 12, तो बताओ 2 पे 5 25 हो गया। बताइए 5 चौके 20 25 कट गया। अब हमें बताओ कि यह 7 है तो 5 को 7 5 1 जा, यानी 5 1 जा 5, 5 से कम 5 2 7, 5 चौके 20 और 0 कितना आ गया 25,140। ये एक शेयर है, लेकिन 3 हिस्सा किसको मिल जाएगा इसका, अमित। पहला साझेदार कौन था, अमित। यहाँ क्या लिखोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमित और विजय। बताइए कितना कितना होगा। इसको सबसे पहले क्या करोगे, अमित को देने के लिए 3 हिस्सा था इसका 2 था तो 25,140 का 2 से गुना कर दो, ये विजय का हो जाएगा, ये अमित का हिस्सा हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, 3 से गुना करोगे तो 0 4 12 कैरी 1 3 1 जा 3 1 4 5 3 जा 18 कैरी 1 3 2 जा 6 1 7। इसका कितना हो जाएगा बताइए, रेस्ट अमाउंट बैलेंस भी कर दो तो आ जाएगा, फिर से गुना कर दो, 0 4 दूनी 8 2 एकम 2 5 दूनी 10 का 0, हाथ में बचा 1 2 दूनी 4 1 5। क्या चीज़ 5 2 7 ठीक तो है, 75,420 सही है ना। अमित का 78,475 होना चाहिए, नहीं 78 की जगह। अच्छा यहाँ 75 होना चाहिए। अच्छा ठीक, कोई नहीं, मिस्टेक हो गया, देख खैर कोई नहीं, गुना करके देख लोगे। हाँ कर दो यहाँ पे, कोई नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इसीलिए। 4 3 12 का 2 हाथ में बचा 1 3 एकम 3 1 4 है ना, 5 3 15 का 5, हाँ हाथ में बचा 1 और 3 दूनी 6 1 7, 75,420। अब इसको ऐड करके हम लोग पूरा मैच कर लेंगे। 0 8 2 10 का 0 हाथ में बचा 1 4 1 5 2 7 5 7 5 12 हो रहा है ना।
तो अब ऐड करके देख लिया, क्या देखा मैंने कि इसके प्रॉफिट में 75,420 उसका हो गया, अमित का प्रॉफिट, विजय का इतना हो गया। यानी एक्चुअल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया साझेदार के बीच, साझेदार का सब कुछ देने के बाद, साझेदार से मिलने के बाद जो बात मिल जाता है यहाँ पे साझेदार, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड बातें यहाँ पे की जाती है। हमने आज क्या सीखा, सब प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था बेसिक बातों को। आज मैंने अकाउंटिंग की पहली बातें देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या तैयार किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग अभी फाइनलाइजेशन सीख रहे हैं, इसकी लगभग 8 से 10 वीडियो में फाइनलाइजेशन को मैं कंप्लीट करूंगा, मैक्सिमम 10 वीडियोस में। उसके बाद हम लोग रिकन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, जिस रिकन्स्टिट्यूशन में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन PSR, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद हम लोग देखेंगे साझेदारी फर्म का डिसोल्यूशन, साझेदारी फर्म का समापन। यानी अप्रॉक्स लग जाएंगे, अच्छा खासा सिलेबस है पूरा कवर करने में। तो छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग देख सके, स्किप नहीं कीजिएगा, देखिएगा जरूर, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी बनी रहे। और अपने दोस्तों को भी जरूर साझा कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।